बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस प्लस प्रोसेस भी थोड़ा सा समझा था। उसका ओवरव्यू ब्रीफ जो है आइडिया लिया था कि प्रोसेस में है क्या। ठीक है, सो आज हम ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल से समझेंगे। इसे रटना नहीं है, समझना, एक एक कंसेप्ट को समझना। कहीं भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो, ठीक है। सो प्रोसेस में 4 स्टेप्स रहेंगे हमारे, जो है आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज प्लस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। सो ऑर्गेनाइजिंग जो है कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये एक लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप नेक्स्ट स्टेप से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अगर एक भी स्टेप में इनमें से हमारा गलत हो जाता है, पूरा सिस्टम हमारा वीक पड़ जाएगा, फेल हो जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। सोचो एक कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाना चाहती है। अब एक ही पर्सन को क्या करना है, डिजाइन, पार्ट्स लाने, असेंबल करना, प्लस एट लास्ट उन्हें सेल करना। ठीक है, तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल अगर एक इंडिविजुअल करने बैठे? नहीं पॉसिबल है ना। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसलिए काम को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या क्या काम रहने वाले हैं। अगर मैं जो है मोबाइल कंपनी बनाना चाहती हूँ, तो पहले काम को आइडेंटिफाई करूंगी, आफ्टर दैट मैं उसे जो है डिवाइड करूंगी कि कौन सा काम किसके अंडर आएगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मतलब अलग अलग फंक्शंस में उसे बाइफरक्रेट कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट एग्जाम्पल जैसे कि डिजाइनिंग का अलग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, इस तरीके से उसे डिवाइड किया जाएगा। सो बड़े काम को, जब बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, उसे क्या कहा जाता है, डिविजन ऑफ वर्क। सो डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। याद रहेगा। स्टेप नंबर 2, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हर काम अलग अलग लोग करें नहीं ना, तो सिमिलर काम के नेचर का एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। अभी किसके बेसिस पे होती है सिमिलर एक्टिविटीज, जो ग्रुपिंग करी जाती है वो किसके बेसिस पे होती है, फंक्शन, प्रोडक्ट, जियोग्राफी। सो फंक्शंस के बेसिस पे लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इस तरीके से कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम एक साइड कर देते हैं, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग बना देते हैं। प्रोडक्ट के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल डव कंपनी है, ब्रांड है, उस वो अलग अलग चीजें बना रही है, लाइक सोप हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया। सो उसके बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे उसे जो है अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। जियोग्राफी के बेसिस पे, जो रीजनल एरियाज है उसके बेसिस पे, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, लाइक दिस वे। ठीक है, इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हमारा इजी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ये जो है मेजर स्टेप है, ये बहुत ध्यान से करने वाला स्टेप है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को समझना भी इसी के अंदर आता है। एग्जाम्पल है तो क्रिएटिव बंदा है कोई, बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड है, उसे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे। शांत है कोई, बहुत पीसफुल टाइप का बंदा है, शांत रहता है, गुस्सा नहीं करता, उसे कस्टमर हैंडलिंग में डाल देंगे, इस तरीके से। अगर गलत काम में, किसी काम में जो है गलत पर्सन को अपॉइंट कर लिया जाए, रख लिया जाए, या उसको ऐसी ड्यूटी दे दी जाए, इससे क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन फेल हो सकता है, प्लस स्ट्रेस बढ़ेगा और टाइम वेस्ट भी होगा हमारा। सो राइट पर्सन को राइट जगह पे राइट ड्यूटी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे क्या रहेगा, ग्रोथ होगी प्लस कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप जो हमारा, हाँ जी, तो ये किसके बेसिस पे होगा, स्किल्स प्लस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। इससे कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्टेप नंबर 4, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब इसको समझो, ये स्टेप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कनेक्ट करता है। लाइक कौन ऑर्डर देगा, कौन फॉलो करेगा, कौन आंसरेबल होगी। इससे क्या होगी, क्लियर हिरार्की डेवलप होगी, स्टेब्लिश होगी, जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कंट्रोल आएगा, प्लस कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी चीज में। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में याद रखो, वर्क होगा, पहले वर्क आइडेंटिफाई एंड डिवाइड होगा, फिर उसका डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा, आफ्टर दैट जो है हम लोगों को ड्यूटीज असाइन करेंगे। सो इधर लोग आ गए, एंड फोर्थ स्टेप पे क्या हो गई, अथॉरिटी वगैरह का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, लाइक जो रिपोर्टिंग रिलेशन है वो एस्टेब्लिश होंगे इसमें।
ठीक है, आगे चलते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक जिस विदाउट स्केलेटन हमारी बॉडी जो है मूव नहीं कर सकती, वर्क नहीं कर सकती, उसी तरीके से जो है बिना स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकता। सो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या चीजें शो करता है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स प्लस कम्युनिकेशन फ्लो। अब जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का दो तरीके का हो सकता है, एक है फंक्शनल, दूसरा क्या है? डिविजनल। ठीक है, फंक्शनल को बहुत डीपली अब समझते हैं, फंक्शनल क्या है। फंक्शनल में क्या होता है? इसमें काम के नेचर के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे? स्पेशलाइजेशन आएगी, कॉस्ट सेव होगी, प्लस सुपरविजन भी क्या होगा? इजीली हो सकते हैं। और इसके लिमिटेशंस की बात करें तो वो क्या है? अगर डिपार्टमेंट्स के अंदर ईगो डेवलप हो जाए, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है बताए ना, सॉरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताए ना कि कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस प्रोडक्ट के साथ, या इसमें क्या दिक्कत है आपके प्रोडक्ट में, कहाँ जो है हमें प्रोडक्शन में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके बताए ना, तो इससे क्या होगा? ओवरऑल लॉस तो कंपनी का होगा ना, कंज्यूमर्स को जो चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो कंज्यूमर्स तो स्विच करके चले जाएंगे किसी और के साथ, वो अपनी लॉयल्टी शो कर देंगे। बट इसका क्या होगा? ओवरऑल कंपनी का लॉस होगा। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में ईगो डेवलप हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो सकती है, ऑर्गेनाइजिंग का फायदा ही नहीं है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन भी अगर स्लो हो तो भी कोई फायदा नहीं है, अगर चीजें जो है साथ में लिंक नहीं कर रही है, बाइंड अप नहीं हो रही है। ठीक है, ये सुटेबल किसके लिए रहती है? पर स्मॉल प्लस मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो लार्ज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है वो होती है हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोडक्ट या एरिया के अराउंड घूमता है, मतलब जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कर रही होगी, प्लस या पर्टिकुलर एरिया को देख रही होगी। लाइक टाटा मोटर्स है, कार डिवीजन का उसका एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा और अलग ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, और जो ट्रक डिवीजन है उसमें सेपरेट रहेगा उससे। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसीजन फास्ट लिया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होगी कि कौन आंसरेबल है। लिमिटेशंस अगेन, कॉस्ट हाई रहेगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सुटेबल किसके लिए रहेगी? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हमारा फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से चलती है, एक कौन से तरीके से? एक पेपर पे चलती है और एक दिल से चलती है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर पे चलती है। मींस ये ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है, रिटन रूल्स होते हैं, प्लस प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ये मैनेजमेंट के थ्रू चलती है, मैनेजमेंट से क्रिएट करता है। ठीक है, सो अथॉरिटी भी क्या होती है? इसमें डिफाइंड होती है। प्लस इसका फायदा क्या रहता है? प्लस पॉइंट्स क्या है इसके? डिसिप्लिन रहती है, स्टेबल रहती है, स्टेबिलिटी रहती है इसके अंदर, और प्रॉब्लम रिजिड एनवायरमेंट हो जाती है, प्लस कम्युनिकेशन जो है बहुत स्लो रहता है इसके अंदर समटाइम्स। और जो इनफॉर्मल होती है, जो ह्यूमन साइड है, सोसाइटी से बनती है, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? इसमें काम तो उसी तरीके से होता है, लाइक जैसे वो जो है अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती है, इसमें भी हम ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रही है? प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती है। बट इसको चलाने वाले कौन होते हैं? इसमें मैनेजमेंट थी, इसके अंदर क्या होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, इस तरीके से ये चलती है। इसके अंदर स्ट्रेस का एनवायरमेंट कम रहता है, प्लस कम्युनिकेशन फास्ट रहता है, बिकॉज जो रिलेशन होते हैं वो दोस्तों के सोशल रिलेशन होते हैं। सो कम्युनिकेशन भी क्या होती है इसके अंदर? बेटर होती है, आप एक दूसरे को जानते होते हो। ठीक है, अगर आगे हम देखें तो हाँ, ये नेचुरली डेवलप हो जाती है अमंग एम्प्लॉइज, बिकॉज किसके बेसिस पे है? सोशल रिलेशनशिप्स के बेसिस पे। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो डेलीगेशन है। डेलीगेशन का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले क्लास आप मुझे एक चीज बताओ, क्या टीचर हर काम खुद करती है? नहीं ना, लाइक अटेंडेंस हो गया, नोटबुक चेकिंग, क्लास डिसिप्लिन, तो सारी चीजें टीचर के शोल्डर्स पे हो तो ये चीजें इम्पॉसिबल हो जाती है कि वो आपको कंप्लीट सिलेबस वगैरह देखे एंड सारी चीजों को मैनेज करे, बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। अगर क्लास डिसिप्लिन देखना पड़े तो ये बहुत
मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स के शोल्डर पे। ठीक है, तो बाकी जो चीजें हैं वो कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है इसके चक्कर में। तो यहीं से क्या आता है, डेलीगेशन आता है। डेलीगेशन का मतलब होता है अपना काम, अपनी पावर किसी और को देना, पर फाइनल जो जवाबदेही होगी वो मेरे पास होगी। अगर जो है क्लास इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रही है, मैंने क्लास मॉनिटर बना दिया, वो जो है उस चीजों को देखेगा। बट अगर प्रिंसिपल के पास तक ये बात जाती है तो आंसरेबल कौन होंगी, मैं होंगी, मुझे देना पड़ेगा, क्यों, मेरी क्लास में इनडिसिप्लिन है। ठीक है, सो डेलीगेशन में क्या होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रांसफर कर सकती हूँ, बट जो मैनेजर सबॉर्डिनेट्स को जो है काम भी असाइन कर देगा, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेनिंग अकाउंटेबिलिटी रहेगी वो किसके हाथ में रहेगी, मैनेजर के हाथ में रहेगी, जो सुपरवाइज सुपीरियर होगा उसी के हाथ में रहेगी। ठीक है, सो डेलीगेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट along with responsibility while accountability remains with superior। so इसके अंदर मैंने जब डेफिनेशन आपको बताई है तो 3 वर्ड्स का यूज करा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अगेन दोबारा से सुनो, डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी ट्रांसफर हुई फ्रॉम कहां से, लेवल से लोअर लेवल, मीन सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट अलोंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी गई है, while accountability remains with superior, superior क्या हाथ में क्या रही, अकाउंटेबिलिटी रही। ठीक है, अगर इसको डीपली अगर कंपनी के एग्जांपल से समझा जाए तो क्या रहेगा, कंपनी में मैनेजर काम तो एम्प्लॉय को दे देता है, अथॉरिटी भी देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा, बट अगर काम गलत हो जाए तो मैनेजर ही क्या होगा, उसके लिए अकाउंटेबल होगा। चाहे स्कूल हो चाहे कंपनी हो, रूल्स जो है सेम रहते हैं हर जगह। ठीक है, सो एलिमेंट्स में हमने 3 चीजें पढ़ी, क्या क्या, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, याद रखना एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर तरीके से अपना डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना, सो दैट यू कैन स्कोर बेटर। इंपॉर्टेंस में देखें तो इसके इंपॉर्टेंस क्या रहेंगे, वर्कलोड जो है कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दे दिया, क्लास मॉनिटर को हैंड ओवर कर दिया, तो इससे क्या होगा, मेरी वर्कलोड कम हो जाएगा, मैं आपके सिलेबस पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपके चीजों पे जो वर्क कर सकती हूँ, जो आपके वीक एरियाज है उसके ऊपर वर्क कर सकती हूँ, सो दैट यू कैन स्कोर रियली वेल। ओके, वर्कलोड क्या हो जाएगा, कम होगा, जो क्लास मॉनिटर होगा उसमें भी क्या आएगी, लीडरशिप क्वालिटी आएगी, वो भी मोटिवेट होगा। उसी तरीके से जो है कंपनीज में होता है, मैनेजर्स का वर्कलोड कम हो जाएगा, वो फ्री होंगे, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करेंगे, प्लस ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या आएगी, ग्रोथ आएगी। ठीक है, सो डिसेंट्रलाइजेशन क्या रहेगा, ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन सेम लगते सभी, बट एक्चुअल में सेम होते नहीं है। ठीक है, सो बड़े ध्यान से सुनना, जो डेलीगेशन था वो लिमिटेड था, बट डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसका वाइड स्प्रेड है। ठीक है, फैला हुआ है ये। इसके अंदर जो है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो भी जो है लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ये डेलीगेशन का क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, चाहे डिसीजन मेकिंग पावर हो, अथॉरिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये पूरी लोअर लेवल तक दी जाती है। उसके अंदर सिर्फ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे, इसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग पावर भी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में देखो तो हर एक छोटी बात के लिए जो है प्रिंसिपल टीचर के पास जाना पड़े, प्रिंसिपल के पास जाना पड़े, तो इससे क्या होगा, एडमिशंस वगैरह लेट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स अगर आपको ऑर्गेनाइज करवाना है, उसके अंदर आपको कुछ भी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कौन कौन से रखनी है, अगर वो भी हम प्रिंसिपल मैम से पूछने जाएंगे तो इससे क्या होगा, स्पोर्ट्स इवेंट भी डिले होगा, क्लास टेस्ट अगर मेरे को कंडक्ट करना है, अगेन मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ परमिशन लेने के, क्लास टेस्ट में भी क्या आएगा, डिले आएगा, तो सारी चीजें डिले होने लग जाएंगी। इसीलिए कुछ पावर्स क्या होती है, बांट दी जाती है लोअर लेवल्स तक, सो दैट, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल क्लास टीचर को पावर देना, एचओडी को, स्पोर्ट्स टीचर को पावर देना। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंपनी में भी ऐसी होता है, जो ब्रांच मैनेजर होता है उसके हाथ में जो है डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाती है कि वो अपनी ब्रांच के डिसीजन ले सकता है। एचआर मैनेजर अपनी पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, जैसे सीईओ जो है हर डिसीजन नहीं लेता। ठीक है, अगर ब्रांच मैनेजर्स के हाथ में और एचआर मैनेजर के हाथ में जो है, ऐसे मैनेजर्स के हाथ में जो है कुछ
पावर दे दी जाती है डिसाइड करने की, तो इससे क्या होता है, कंपनी फास्ट चलती है। सो अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो क्या रहेगी कि इनिशिएटिव डेवलप होता है, लीडरशिप क्वालिटी आती है, लीडरशिप ग्रो होती है, और टॉप मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, और डिसीजंस भी क्या है, जल्दी लिए जाते हैं। तो आज हमने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ बिजनेस का चैप्टर नहीं है, यह हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट ही है एक तरीके से, चाहे वो आप स्कूल में देखो, घर में देखो, या कंपनी में देखो, ठीक है। सो वीडियो खत्म करने से पहले अपनी बुक में एक लाइन लिखो कि प्लानिंग डिसाइड्स व्हाट टू डू एंड ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड्स हाउ टू डू, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के एमसीक्यूज और केस स्टडी सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।